ओके, तो अभी पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि ऑक्सीजन कैसे लंग्स में पहुंच जाती है और उसके बाद क्या क्या होता है। तो हमने ये बता दिया था कि डबल सर्कुलेशन है फिश के अलावा जो वर्टिब्रेट्स होता है ना, अदर वर्टिब्रेट्स होता है, वहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रही है। डबल सर्कुलेशन का मतलब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, एक बार फिर से बोल देती हूँ। वो ये है कि 2 बार जो है हमारी ब्लड सर्कुलेट होता है। फ़िश में क्या करता है, सिर्फ एक ही बार। ये जो फ़िश में होता है ना बेटा, वहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो गिल्स पे जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे गिल से उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहाँ पे जाके वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है। हमारी यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट है, राइट और लेफ़्ट की जो चेम्बर्स हमें बनाई हुई है वो इसीलिए है क्योंकि दोनों को अलग अलग लेके जा सकते हैं। तो पहले जो हमारी बॉडी पार्ट्स में से, सेल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ना, वो कहाँ पे आते हैं, वो सीधा हार्ट पे आते हैं। तो हार्ट में भी वो आती है, तो हार्ट में आने के बाद उसको लंग्स पे भेजना पड़ता है ताकि वो डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन सके। तो कैसे लेके जाता है, पहले जो हमारी वीना कावा है ना, वो नीचे की ओर से ऊपर की ओर से सारी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट पे लेके जाता है। हार्ट के कौन सी चेम्बर में लेके जाता है, वो कौन सी चेम्बर, राइट एट्रियम में लेके जाता है। और राइट एट्रियम में लेके जाने के बाद वो राइट वेंट्रिकल पे जाता है और राइट वेंट्रिकल से सीधा वो लंग्स पे जाता है। लंग्स पे कैसे जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे जाते हैं, लंग्स पे जाती है। लंग्स पे जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होता है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करके उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड बना देता है। फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन कैरी करता है। कहाँ तक कैरी करती है, हार्ट की जो लेफ़्ट एट्रियम है वहाँ पे लेके जाती है। वहाँ से वो लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल पर चला जाता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऐसे 2 बार ऐसे ब्लड सर्कुलेट हो रही है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है, फिर उसको फिर से लंग्स पे भेज के ये करता है, फिर से उसको हार्ट पे भेजना पड़ता है, फिर से उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बाकी की क्या बोल रहे। ब्लड प्रेशर अगर आप ये रीड करेंगे तो अच्छा है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। ब्लड प्रेशर, The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure। तो क्या है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड की जो वॉल्स होती है ना, जो ब्लड वेसल की जो वॉल्स के ऊपर ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसके अगेंस्ट, जो वॉल्स के अगेंस्ट जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करती है ना, उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। वेन्स से ज़्यादा ये प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होती है। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called as systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure। ये सब आप ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय, दैट मीन्स कि जो जब वेंट्रिकल होता है ना बेटा, वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब जो प्रेशर उनके अंदर होता है ना, आर्टरी के अंदर तब जो प्रेशर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब ये जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तब जो प्रेशर आर्टरी में होता है हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। पहले सिस्टोलिक प्रेशर, फिर डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कैसा है, जो कि 120 mm of Hg / 80 mm Hg ऐसा बोलते हैं। जो 120 80 ये होना चाहिए। तो 120 से ज़्यादा होगी और 80 से कम होगी तो आपको कोई ना कोई गड़बड़ी है आपकी ब्लड प्रेशर में, ऐसा पता चलता है। तो 120 होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होती है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होती है, ठीक है। जब प्रेशर कैसे मापता है ये सब आपको पता ही होगा।
तो उनकी पिक्चर दी हुई है और वो सब दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मो मैनोमीटर। ये आपको पता होनी चाहिए, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होती है और उसको नापते हैं। उनका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ये पता होनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ arterioles, which results in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. तो बोल रहे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोला जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आर्टरीज में जो प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर जब ज़्यादा होता है ना, तो ब्लड की फ्लो को रेसिस्ट करता है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाते। तो ब्लड वेसल जब ये दोनों ऐसे फाइट होता है ना, जब जगह नहीं होती है, क्या होता है कि ब्लड की जो वाल्स और ब्लड दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं जगह के लिए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है जब, तो ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल टूट भी सकती है, रप्चर हो सकती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अच्छी बात नहीं है अगर आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, तो ये बुरी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उसको हाइपरटेंशन बोलती है, तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलती है। स्पिग्मो मैनोमीटर से वो नापते हैं, मेजर करते हैं, और जो 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है। उससे ज़्यादा कम तो भी वो अच्छी बात नहीं होती है। तो मेजर कैसे करना है ये सब तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी द ट्यूब्स द ब्लड वेसल्स, ओके। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि कौन जो ब्लड वेसल हमने पढ़ा, द ट्यूब्स, द ब्लड वेसल ट्यूब्स की जैसे होता है ना, तो उनमें दो तरह की ब्लड वेसल होती है। पहले मेजर ब्लड वेसल की बात कर रहा हूँ बच्चा, दो तरह की होती है, एक तो आर्टरीज होती है, दूसरी वेन होती है। पहले हमने एट्रियम बोला, एट्रियम नहीं है वो, हार्ट की चेम्बर है या आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी। तो आर्टरी होती है और वेन होती है। फिर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैपिलरीज में भी डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये तो मेजर जो बड़ा ब्लड वेसल्स होती है, फिर ये छोटे छोटे कैपिलरीज में, छोटे छोटे आर्टरीज में, छोटे छोटे वेन्स में वो ब्रांच होके ऐसे भी चला जाता है। तो मेनली क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स होती है। तो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी आती है ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हार्ट में से जो ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, तो वो कौन से ब्लड होगी, वो तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगी ना। तो आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी का काम है वो हार्ट में से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या लेके जाते हैं, ब्लड को लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेटेड ब्लड ही होगा, ठीक है। और ये हाई प्रेशर में आता है ब्लड। हार्ट हमने बताया कि हार्ट जो होता है वो पंप करता है ना, तो जैसे कैसे पंप करता है, तो प्रेशर में पंप करता है। तो हार्ट में से जो ब्लड निकल रहा होता है वो हाईली प्रेशर में होता है। तो इसलिए द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो हमने पहले भी देखा है कि हमने आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चा कि मैंने पहले ही बोला था कि वेंट्रिकल में थिक वॉल है, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को आप इससे कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। एट्रियम और वेंट्रिकल जो होता है वो हार्ट की चेम्बर्स है। तो उनमें से कंपेयर करते समय हमें पता चला कि वेंट्रिकल का ज़्यादा थिकर वॉल है, वेंट्रिकल का। क्यों, क्योंकि वहाँ से ब्लड जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, लेकिन लेके कौन चला जाता है, लेके चला जाता है आर्टरीज, ठीक है। तो लेके जाने वाले ब्लड वेसल भी थिकर होनी चाहिए, राइट। तो उनमें आर्टरीज थिकर है वेन से कंपेयर करते वक्त, क्योंकि आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जाते हैं, और जो हार्ट से आ रहे होते हैं वो हाई प्रेशर में आ रहे होते हैं, हाई प्रेशर दे देता है हार्ट। तो हाई प्रेशर में जब आ रहे होते हैं ना, तो अगर ब्लड वेसल थिक नहीं होगी तो वो टूट जाता है, नहीं, ठीक है ना, तो टूट जाएगा। और वो अगर बहुत ही ज़्यादा रिजिड होंगे तो भी अच्छी बात नहीं, तो उसका फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, उसका इलास्टिक होना पड़ता है। तो जो आर्टरीज होती है उसकी इनर वॉल्स ज़्यादा थिकर भी है और इलास्टिक वॉल भी है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart.
अब वेन का क्या काम है? वेन का काम है वो अलग अलग बॉडी पार्ट में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट पे पहुंचा देता है, ठीक है। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that the blood flows only in one direction. तो बोल रहे हैं कि वेन्स को थिकर वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी प्रेशर में नहीं लेके जा रहा है ब्लड को, क्योंकि जो ऑर्गन्स में से ब्लड आ रहे हैं वो इतनी प्रेशर में नहीं आ रहा है, कम प्रेशर में आ रहा है। लेकिन उसमें वॉल्स भी होती है वेन्स में। वाल्व्स क्यों चाहिए? हमने पहले पढ़ा वाल्व्स क्यों चाहिए। वो बैक फ्लो को, ब्लड की बैक फ्लो को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है, बैक फ्लो नहीं होने देता है और यूनिक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करने के लिए हेल्प करता है वाल्व्स, ठीक है। तो वेन्स में वाल्व्स भी है। On reaching the organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. अभी हमने बोला कि जो आर्टरी और वेन जो मेजर ब्लड वेसल है, तो आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में से अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में ये पहुंचा देने के समय ये अलग अलग छोटे छोटे आर्टरीज में भी ये डिवाइडेड होती है। क्यों डिवाइडेड होती है? सो कैपिलरीज बोल सकते हो हम। तो ये जब ऑर्गन या टिश्यूज़ में आता है ना, तो डिवाइड होता है स्मॉलर वेसल्स में। क्यों? ताकि इंडिविजुअल सेल्स में, ईच सेल में वो ब्लड आ सके, ऑक्सीजन आ सके। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो वो क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वेसल जो आर्टरी डिवाइड हुए और जो स्मॉलेस्ट वेसल बन गए उसमें एक 1 सेल थिकनेस होता है, 1 सेल थिक ब्लड वेसल बन जाते हैं, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड surrounding cells takes place across this thin wall. ओके तो ये एक कैपिलरीज बन जाती है जो कि 1 सेल थिकनेस का होता है, और ये जो थिन वॉल की कैपिलरीज होती है ना, इसके थ्रू एक्सचेंज होती है सेल्स में से, एक्सचेंज इधर उधर का एक्सचेंज जो ब्लड में से और सराउंडिंग सेल्स में से जो एक्सचेंज इधर उधर होता है ना, वो इस सेल के थ्रू ये अक्रॉस दिस थिन वॉल होते हैं। The capillaries then joins together to form veins that convey the blood away from the organ or tissues. फिर क्या होता है? जो ऑर्गन और टिश्यूज़ में आ गए, ब्लड दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, अब जो वहाँ पे उनका काम हो गया, फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी तो है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करते हैं? लेके जाना पड़ता है। तो जो वेन्स होती है वो क्या, वहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज जो ऑर्गन में होती है वो क्या करता है? वो जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म वेन्स। वो जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो ऑर्गन और टिश्यू में होती है वो फिर बड़ा होके जॉइन होके वेन बन जाता है। फिर वेन क्या करता है? ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है? हार्ट पे लेके जाता है, फ्रॉम ऑर्गन एंड टिश्यूज़, वहाँ से लेके जाते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको पढ़नी होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेन्स और आर्टरी का काम क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभी आपको पता ही होगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टरी से, वेन से, आर्टरी का क्या काम होता है? ब्लड को हार्ट से अलग अलग ऑर्गन पे पहुंचा देना, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वेन्स का क्या काम होते हैं? जो अलग अलग ऑर्गन होती है, टिश्यूज़ होती है, वहाँ से ब्लड को हार्ट की ओर पहुँचाना, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। ये दोनों हो गया, आर्टरीज और वेन का काम तो हो गया। अभी आर्टरीज का वेन का काम हो गया। अभी तो आपको डाउट होगा कि जब हमने पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की बात की थी जब सर्कुलेशन में, तब आपको डाउट होगा ये तो पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये तो आर्टरी है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों कैरी कर रहा है? तो आपको डाउट होगा। तो वो एक एक्सेप्शन है बच्चा, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाता है लंग्स पे, और पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस हार्ट में लेके जाता है। वो एक एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन्स में पल्मोनरी का। बाकी की जो नॉर्मल आर्टरीज एंड वेन्स है, उनमें आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है अलग अलग ऑर्गन पे हार्ट से, और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ टू द हार्ट। ओके,
तो आपको ध्यान में रखना है। फिर वो कैपिलरीज में, छोटे छोटे कैपिलरीज में वो एक सेल थिन वॉल होती है उनका कैपिलरीज का, उसमें डिवाइडेड होती है ताकि अच्छे से जो एक्सचेंज अच्छे से हो सके। और कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होती है ब्लड और सेल्स में से जो भी एक्सचेंज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको सेल्स में से लेना हो तो भी, और ब्लड में से ऑक्सीजन सेल्स को देना है तो भी, वो एक्सचेंज वो कैपिलरीज के थ्रू होती है। ठीक है, तो आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बन जाती है, कैपिलरीज जॉइन होकर वेन्स बन जाती है ताकि वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कर सके। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरी के थ्रू ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। फिर वो अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है, फिर ऑक्सीजन दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग अलग कैपिलरीज ले लेते हैं और जॉइन करके वेन्स बना देती है, और वेन्स जो उसको लेके हार्ट्स पे लेके जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would be a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelets cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो वो बोल रहे प्लेटलेट्स का काम बोल रहे। प्लेटलेट्स क्या होती है? जो ब्लड में आपने पढ़ा हुआ होगा, ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, राइट? ब्लड सेल्स में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। देन प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम यहाँ पे बोल रहे हैं वो है ब्लड क्लोट करना। ब्लड को क्लोट करना प्लेटलेट्स का काम होता है। ब्लड क्यों क्लोट करना पड़ता है? देखिए, अब ये आर्टरी के थ्रू, वेन्स के थ्रू ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है 24 आवर्स। तब जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी सेल्स जो होती है, हमारी जो शरीर होती है, वो जब रप्चर होती है, उसमें चोट लग जाती है, तो क्या होता है? आर्टरीज में भी डैमेज हो सकता है और ब्लड क्या हो सकता है? लीक हो रहे होंगे। ठीक है, तो ब्लीडिंग होना शुरू हुआ होगा, तो इसको तो रोकना पड़ता है ना, because a leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. तो ये भी हो सकता है, अगर लीकेज हो रही हो तो वहाँ पे एक प्रेशर लो हो सकती हो, तो पंपिंग ठीक से नहीं हो रहा। तो ये अवॉइड करने के लिए प्लेटलेट क्या करता है, वो जो इंजरी हो रही है ना उस सेल के अराउंड वो सर्कुलेट होता है एंड क्या करता है, ये लीक को जो होता है वो रोक देता है। कैसे? ब्लड को क्लोट करवा के उसको लीकेज को रोक देता है, वही प्लेटलेट का काम होता है। अभी लिम्फ देखते हैं क्या है। लिम्फ का क्या काम है? लिम्फ, there is another type of fluid also involved in transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले कौन सी फ्लूइड इन्वॉल्व हो रहे हैं? ब्लड। वही एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन एक और फ्लूइड इन्वॉल्व हो रहा है, वो है लिम्फ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ का एक और नाम है टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or limbs. तो बच्चा ये लिम्फ क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं है। जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेसल हो रहे हैं ना, उसके जो वॉल्स में छोटा छोटा पोर्स होती है, पोर्स। ठीक है, तो उस पोर्स के थ्रू कुछ कुछ प्रोटीन्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल, ये सब एस्केप करके कहाँ पे पहुँच जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यू। टिश्यूज़ के जो इंटरसेलुलर स्पेस है टिश्यू के अंदर, वहाँ पे पहुँच जाता है, और इनको हम टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ कहा जाता है। It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. ये तो ब्लड की प्लाज्मा के सिमिलर होती है लेकिन कलरलेस है और लेस प्रोटीन कंटेन करता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। अभी जो इंटरसेलुलर स्पेस में ये है, ये कहाँ पे जाता है? लिम्फैटिक कैपिलरीज में उसको फिर चला जाता है, लिम्फैटिक कैपिलरीज में, विच जॉइंस टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। तो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, लिम्फ है। अब देखिए, नॉर्मली जो ब्लड है ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है,
तो उसके जो पोर्स में से, उसकी वॉल्स की जो पोर्स में से कुछ कुछ प्लाज्मा, कुछ कुछ प्रोटीन, ये सब क्या होता है, सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब निकल जाता है, ऐसे पोर्स के थ्रू एस्केप कर लेता है और एस्केप करके जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है जो टिश्यूज़ में, वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे ये सही नहीं फैला होता है, इसको जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसको लिम्फ बोलते हैं। जो एस्केप हुआ वो उन सब चीज़ों को हम लिम्फ बोल रहे हैं। अभी जो ये लिम्फ है इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज में लेके जाते हैं, जो कि छोटे छोटे ब्लड वेसल ही होते हैं, जो जिसमें ब्लड नहीं होते, जिसमें लिम्फ होते हैं, इसलिए लिम्फेटिक कैपिलरी बोल रहे हैं। अभी लिम्फेटिक कैपिलरी जॉइन होके, जो तो बहुत सारे कैपिलरीज होंगे, तो ये जॉइन होके एक बड़ा सा वेन बन जाता है, लिम्फेटिक वेसल बन जाता है, लार्ज लिम्फ वेसल बन जाता है। ये जो ओपन होता है लार्ज वेन्स में ओपन होता है, फिर ये वेन्स में जाके मिल जाता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो एक और काम बोल रहे हैं लिम्फ का। लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड जो फैट होती है एंड अब्सॉर्ब्ड फैट होती है, इसको कैरी करता है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना, उसको ड्रेन करके उसको लेके ब्लड को वापस दे देता है। यही लिम्फ का काम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें थोड़ा सा देखना है। तो ठीक है, आई होप ये आपको ट्यूब्स द ब्लड वेसल आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लड है वो कैसे कैरी करता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो ब्लड का कौन कौन से डिविजन है, ये आपको पता चला होगा। ठीक है।